विशाल दिव्या की ओर देखकर दादी को आगे बताता है। आंटी जी, मानसी की आत्मा आज भी उसी होटल राजमहल में भटक रही है जहां वो काम किया करती थी, जहां उनकी मौत हुई थी, और उनकी आत्मा को आज तक मुक्ति नहीं मिली है। इस बात पर मानसी की दादी मां कहती है, बेटा, मुझे ये बात मालूम है, क्योंकि मेरी मानसी आज भी हर रात मेरे सपने में आती है। वो हर बार मुझे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इतनी बदकिस्मत हूं कि अपनी पोती की बात तक समझ नहीं पाती कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता चलता है कि उसे बेहद तकलीफ हो रही है। हाँ, मैं जानती हूं कि वो बेहद तकलीफ में होगी। शायद इसीलिए तुम यहां आए हो, क्योंकि मानसी चाहती होगी कि उसको मुक्त करवाने में मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन उसकी आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? और आगे वो रुहासी होकर ये भी कहती है, और मैं ये भी जानती हूं कि उस होटल में जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी मानसी की कोई गलती नहीं थी। वो बिल्कुल निर्दोष थी। ये बात जितनी सच थी उतनी ही ज्यादा दर्द भरी भी थी, क्योंकि मानसी की मौत बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से नहीं हुई थी। चाहे आज भी मानसी की मौत की असली वजह उसकी दादी मां को पता न चली हो, लेकिन विशाल और दिव्या तो ये बात अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि मानसी को तड़पा तड़पा कर मिसेज रस्तोगी ने मार डाला था। इसलिए विशाल और दिव्या भी इस बात को ठीक तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस बात को बताएं तो बताए कैसे। मानसी की दादी की बात पर दिव्या कहती है, बिल्कुल आंटी जी, हमें भी ये बात मालूम है कि उनकी वाकई में कोई गलती नहीं थी, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। दादी मुक्ति की बात सुनकर विशाल और दिव्या की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है, और उनकी उन बूढ़ी आंखों में एक उत्सुकता उस पल देखी जा सकती है। वहीं विशाल कहता जा रहा है, आंटी जी, बस आपको एक बार उस होटल राजमहल में आना है। हो सकता है आपसे मिलकर मानसी की अतृप्त आत्मा को मुक्ति मिल जाए। प्लीज प्लीज एक बार आप आ जाइए हमारे साथ होटल राजमहल। आप कहेंगी तो मैं आपको यहां आपके घर से वहां ले जाने के लिए आ जाऊंगा। प्लीज एक बार चलिए, क्योंकि मानसी आपका वहां इंतजार कर रही है। इस बात पर मानसी की दादी कहती है, लेकिन मुझे जहां तक पता है वो होटल राजमहल तो जल गया था ना बेटा। इस बात पर विशाल कहता है, जी आंटी, वो होटल तो जल गया था, लेकिन आज भी वहां कैद आत्माएं मुक्ति की गुहार लगाती हैं। विशाल की तरफ देखते हुए मानसी की दादी कहती है, बेटा, मैं अपनी मानसी के लिए कुछ भी कर सकती हूं। उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी। मैं कहीं भी आने को तैयार हूं, फिर होटल राजमहल ही क्यों ना हो। इतना कहकर एक हल्की सी मुस्कान मानसी की दादी मां के चेहरे पर तैर जाती है, क्योंकि कम से कम उन्हें एक रास्ता तो नजर आने लगा है अपनी पोती की मुक्ति का। वहीं थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद विशाल और दिव्या वहां से दादी मां को अलविदा कहकर चले जाते हैं। वहीं देर रात 11 बजे होटल राजमहल में सब कुछ बिल्कुल अपने वक्त के हिसाब से हो रहा है। विशाल और दिव्या बेसब्री के साथ आज रात को मानसी और मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्हें बस इंतजार है तो उन लोगों का जो लोग इन आत्माओं की मुक्ति का रास्ता बन सकते हैं। मानसी की दादी को विशाल खुद जाकर उनके घर से ले आता है,
इसके लिए उसने मल्लिका से पहले ही परमिशन ले ली थी। वहीं देर रात 11:30 बजे के आसपास मिसेस विमला रस्तोगी के बेटे और बहू अपने आप होटल राजमहल की लॉबी में दाखिल होते हैं। उन्हें वहां देखकर सबसे ज्यादा खुशी विशाल को होती है, क्योंकि उसे इन दोनों की यहां आने की उम्मीद सबसे कम थी। लेकिन अभी सब लोग इंतजार करने में लगे ही होते हैं कि इतनी देर में एक तरफ खड़ी दिव्या अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। विशाल के रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी होकर वो जोर जोर से कूद कूद कर चिल्लाने लगती है। एक एक करके वहां पर मौजूद सारे टेबल और कुर्सियों को पटकने लगती है। सारी तस्वीरों को दीवारों से उतारकर तोड़ने लगती है। और इस वक्त दिव्या के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदलकर सफेद पड़ चुका है और उसके बाल बुरी तरह से बिखर गए हैं और उसकी आंखों का रंग पुतलियों के साथ साथ पूरा काला नजर आ रहा है। दिव्या का अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका है, क्योंकि उस पर मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा हावी हो चुकी है। विशाल दिव्या को अपनी तरफ खींचकर शांत करने की कोशिश करता है। दिव्या, संभालो खुद को, बिहेव योरसेल्फ, क्या हो गया है तुम्हें? तभी दिव्या विशाल को एक जोर का धक्का देती है, जिससे विशाल एक बड़े से लकड़ी के टेबल को तोड़ते हुए धड़ाक से नीचे गिर जाता है और उसे बेहद चोट लग जाती है और उसकी बाजुओं से खून बहने लगता है। ये देखकर मानसी की दादी दिव्या की तरफ देखने लगती है। उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि यहां ये क्या हो रहा है। वही विमला रस्तोगी का बेटा ये देखकर दहशत में आ जाता है। तभी जोर जोर से हंसते हुए दिव्या कहती है, चले जाओ यहां से, जाओ नहीं तो मारे जाओगे। नहीं चाहिए मुझे कोई मुक्ति, नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जान गई थी, तुम लोगों की वजह से मेरी जान गई थी। चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूं। चले जाओ यहां से। विशाल समेत वहां मौजूद सब लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन दिव्या बिल्कुल भी शांत नहीं होती और वापस से एक एक कर सारे सामान को फेंकने लगती है और सारी चीजें एक एक करके उड़ते हुए कभी विशाल पर, तो कभी उस बूढ़ी औरत पर, तो कभी उनके अपने बहू और बेटे पर गिरने लगती हैं। जैसे तैसे करके वे लोग खुद को संभालते हैं। उस बूढ़ी औरत यानी मानसी की दादी को भी थोड़ी बहुत चोट लग चुकी होती है और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। विशाल को उनकी दिव्या के करीब जाने की बात से डर लगने लगता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और ठीक दिव्या के बिल्कुल सामने जाकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम ऐसा करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम भी एक दादी हो और मैं भी एक दादी हूं। हम चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, नाराज हो ले, लेकिन क्या हम कभी अपने बहू बेटों नाती पोतों से नाराज रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि उनसे हम प्यार करते हैं। वो हमारा अंश है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है। ये बात सुनकर अब तक जो दिव्या गुस्से में हाहाकार मचा रही थी, वो अचानक से कुछ नॉर्मल दिखने लगती है। वो जैसे मानसी की दादी की हर एक बात को ध्यान से सुनने लगती है। आगे मानसी की दादी कहती जाती है, बताओ तुम्हें किस बात का गुस्सा है? मेरी पोती, उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रही थी, उसने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया था,
लेकिन तुम्हारी वजह से वो मारी गई। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे खिलाफ मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है मुझे तुमसे। इतने सालों के बाद मेरा दर्द अब खुल चुका है। मैंने खुद को समझा लिया है। मैंने तुम्हें माफ किया, माफ कर दिया है मैंने तुम्हें। ये सुनकर विशाल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने अब तक सोचा था कि मानसी की दादी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आंटी जी का दिल न दुखे, इसलिए उसने इस बारे में कुछ बताना चाहा भी नहीं था। लेकिन शायद वो गलत था, क्योंकि मानसी की दादी को हर एक चीज के बारे में पहले से मालूम था। वो पहले से हर एक बात जानती थी। वहीं दिव्या की आंखें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मानसी की दादी को देख रही है। लेकिन वहां मौजूद ये बात सबको पता है कि ये दिव्या की आंखें नहीं हैं, और उनमें नजर आते हाव भाव भी दिव्या के नहीं हैं। लेकिन उसकी आंखों में किसी को लेकर अब भी गुस्सा लाजमी है, और वो चीखते हुए अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से यह हालत हुई मेरी। इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, और मेरी मौत की वजह भी यही है। और मैंने गुस्से की आग में मानसी की जान ले ली। मैंने गलती की थी, सिर्फ मेरी गलती की वजह से, मेरे गुस्से की वजह से मानसी मारी गई। ये बात सुनते ही वहां मौजूद मानसी की आत्मा को एक अलग सुकून मिलता है। वो दिव्या के शरीर में मौजूद मिसेस रस्तोगी की तरफ देखने लगती है, जैसे कि इस माफीनामे की वजह से उसकी आत्मा भी एक हद तक तृप्त हो चुकी है, और वो इस माफी को सुनने के लिए ही इस धरती लोक पर अतृप्त रह गई थी। उसे इसी वजह से शायद मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि कई बार हमारी सिर्फ एक माफी भी एक अतृप्त आत्मा की मुक्ति की वजह बन सकती है। वही मिसेस रस्तोगी का बेटा गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगता है। माँ, मुझे माफ करो, मैंने गलती की, मुझे माफ करो उसके लिए। लेकिन मैंने आपको बार बार मना किया था यहां आने के लिए, लेकिन तब आपने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। आपने अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं सुनी, और जब मैंने आपसे कहा कि आप यहां से चली जाइए तो आपने सुना भी नहीं। मैं नहीं आ सकता था उस वक्त, क्योंकि मैं बहुत मजबूर था। इस बात पर वो बूढ़ी औरत की आत्मा कहती है, तो क्या अपने बेटे से प्यार करना गुनाह था मेरा? इस बात पर उनका बेटा कहता है, गुनाह नहीं है, प्यार करना कभी गुनाह नहीं हो सकता, और एक माँ का प्यार सबसे अनमोल होता है। लेकिन कभी कभी माँ बाप को अपने बच्चों की बात भी सुन लेनी चाहिए, उनकी मजबूरियों को भी समझ लेना चाहिए। वही विशाल अब तक ये महसूस कर चुका है कि दिव्या की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही है, क्योंकि दिव्या के पूरे शरीर पर मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा ने अपना कंट्रोल किया हुआ है। इसलिए मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा से विशाल गुजारिश करते हुए कहता है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं अपनी मालकिन मल्लिका शेखावत की तरफ से आपसे विनती करता हूं, माफी मांगता हूं। आपके साथ जो बेइज्जती हुई थी उसके लिए भी माफी मांगता हूं, और इसमें हम सबकी कोई गलती नहीं है। फिर भी हम सबको माफ कर दीजिए, और आप अपना बदला पहले ही ले चुकी हैं, मानसी की जान लेकर, और अब खुद को और मानसी को मुक्त हो जाने दीजिए, सबको माफ करके। इस बात पर बूढ़ी औरत का बेटा भी उनसे माफी मांगने लगता है। साथ ही उसकी पत्नी भी सामने आकर माफी मांगने लगती है, और ऊपर से मानसी की दादी भी सामने आकर कहती है, एक माँ के सामने आकर कह रही है, माफ कर दो अपने बेटे और बहू को, माफ कर दो अपने बच्चों को, जिनसे जो गलती हुई
उसके लिए सबका गिला शिकवा माफ करो, ताकि मेरी बच्ची को भी मुक्ति मिल जाए। वो रोती है, उसका दर्द समझने की कोशिश करो। ये सुनते ही मिसेस रस्तोगी की आत्मा दिव्या का शरीर छोड़ देती है, जिससे दिव्या का शरीर एक और जमीन पर झुककर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे विशाल संभाल लेता है। और दिव्या के शरीर से निकलते ही विमला रस्तोगी की आत्मा शांत हो जाती है। वही मानसी की आत्मा एक किनारे बैठकर रो रही होती है, क्योंकि उसे इतने साल के बाद अब कुछ वक्त में मुक्ति मिलने वाली है। अपनी दादी की तरफ देखकर मानसी कहती है, दादी माँ, मुझे माफ करना। मैं आपको इस उम्र में बेसहारा अकेला छोड़ गई। मैं आपको संभाल नहीं पाई। हो सके तो मुझे माफ करना। अपनी पोती की बात सुनकर दादी माँ रोते हुए कहती है, बेटा, मैंने तुझे देख लिया ना। समझ ले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हुई। अब अगर ईश्वर मुझे मौत भी दे दे तो वो भी मुझे मंजूर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अपनी दादी माँ को आखिरी बार देखकर मानसी धीरे धीरे चलते हुए बढ़ने लगती है और सामने होटल राजमहल का बंद दरवाजा खुलने लगता है। और इस बार दरवाजा खुलने के बाद बाहर से तेज रोशनी आती है और उसी तेज रोशनी के बीच मानसी अपनी दादी की तरफ हाथ हिलाते हुए गायब हो जाती है। मानसी की ओर आखिरी बार हाथ हिलाते हुए उसकी दादी माँ की आंखों से आंसू की बूंदें गिर जाती हैं और पोती के गम में वो रोने लगती है, क्योंकि आज उन्होंने अपनी पोती को देखा भी तो इस हालत में, और देखते ही उन्हें उसे अलविदा कहना पड़ा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस विमला रस्तोगी की आत्मा अपने बहू और बेटे की तरफ देख रही है, क्योंकि उनके भी जाने का वक्त अब आ चुका है। और वहीं उनका बेटा और उनकी बहू भी उनसे माफी मांग रहे होते हैं। हमें माफ कर देना मां। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपनी नम आंखों के साथ रोने लगती है। और आखिर में सब लोगों को माफ करते हुए वो होटल के लॉबी में पहुंचती है, जहां ऊपर से एक तेज रोशनी की लहर नजर आने लगती है। और देखते ही देखते वो उस रोशनी के बीच उठकर वहां से गायब हो जाती है और उसके बेटे और बहू की आंखों में आंसू बूंद बूंद बहकर गिरने लगता है। वहीं सभी के वहां से जाने के बाद अब तक विशाल दिव्या को होश में ला चुका है, लेकिन दिव्या को थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है और वो इस वक्त विशाल की बाहों में मौजूद है। दिव्या विशाल की आंखों में देखकर कहती है, विशाल, हुआ क्या है? क्या सबकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई? विशाल दिव्या का हाथ पकड़कर उससे कहता है, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बता दूंगा, तुम बस आराम करो। इतना कहकर विशाल उसे एक कमरे की ओर संभालते हुए ले जाता है और वहां रेस्ट करने को कहकर विशाल अपने आगे के काम को करने के लिए रिसेप्शन डेस्क पर पहुंच जाता है। तो अब आगे क्या होगा कहानी में? क्या कोई नई आत्मा को अब मुक्ति दिलानी होगी या फिर किसी नई मुसीबत में फंस जाएगा विशाल? क्योंकि ये राजमहल है और यहां हर कमरे में दफन है कई सारे राज और हर कमरे की है एक अलग कहानी। इन कहानियों का हिस्सा बनने के लिए आपको भी सुनना होगा